हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक ये देख लिया था कि अवयव पर क्या संक्रियाएं कैसे लगाई जाती हैं। अब हम लोग एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस करने होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब क्या होता है, आप ये समझिए कि किसी भी अवयव का कोई भी एकल मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसका केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है। एक बात और रहती है कि रूप परिवर्तित करने से अवयव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अवयव में रूपांतरण 6 फॉर्म में हो सकता है। 6 फॉर्म में क्या क्या होती हैं? एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी अवयव में जो 3 पंक्तियां मानते हैं, 3 स्तंभ मानते हैं, तो टोटल 6 प्रारंभिक ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। इन प्रारंभिक ट्रांसफॉर्मेशन में जो मेन 3 रूल फॉलो होते हैं, 3 रूलों में 3 रूल्स जो हैं उसमें तीनों के तीनों पंक्तियों पे काम करेंगे, तीनों के तीनों स्तंभों पे काम करेंगे। तो टोटल कितने ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए? 6। पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये आप लोग बेहतर तरीके से देख सकते हो कि इस पहले पॉइंट को ध्यान से पढ़ लेना कि किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को परस्पर विनिमय प्रतीकात्मक रूप में IV और JV पंक्ति को विनिमय रूप में RI-JRJ से निरूपित करते हैं। मतलब क्या है? बिल्कुल सीधी बात यह है कि अगर आपके पास में कि ये एक अवयव है, अगर आप इसकी R1 को R2 के साथ में रिप्लेस कर दो तो अवयव के मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है कि देखो, ये वाली पंक्ति है R1 और ये वाली पंक्ति है इसकी R2, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या रिप्लेस करा, ये नया एक अवयव बनाया इन्होंने। इस अवयव में क्या करा कि R2 को तो R1 के प्लेस पर ले गए और R1 को किसके प्लेस पर ले आए हैं? R2 के प्लेस पर। तो सेम ये काम आप, ये जो रूल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है कॉलम में भी कर सकते हो कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ में टोटल रिप्लेस कर सकते हो। ये बात याद रखना, कॉलम के कुछ एलिमेंट रिप्लेस नहीं होते, पूरे के पूरा कॉलम ही एक साथ दूसरे कॉलम के साथ में रिप्लेस होता है, या पूरी की पूरी दूसरी रो के साथ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होती है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ को किसी भी एक अशून्य राशि से गुणा कर सकते हो। पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि जब किसी पंक्ति में गुणा करते हैं तो उस पंक्ति के प्रत्येक अवयव में अशून्य संख्या से गुणा की जाती है। जैसे इन्होंने यहाँ पर उदाहरण में B ले रखा है, B में एक अवयव ले रखा है। इस अवयव में इन्होंने क्या करा कि कॉलम नंबर 3 में 1/7 कर रहे हैं या 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस मल्टीप्लाई को करने के लिए क्या करा कि जो इसका कॉलम नंबर 3 है, उस 3 में 1 जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पर लिख दिया 1/7, क्योंकि हमने कॉलम नंबर 3 में 1/7 से मल्टीप्लाई की है। ठीक है, सेम आप रो में भी कर सकते हो, सेम आप कॉलम में भी कर सकते हो। तो 4 रूल हो गए। पहले यहाँ पर 2 रूल यहाँ मिल गए, 2 रूल आपको यहाँ मिल गए। तीसरा, ये रूल रो और पंक्ति दोनों में काम करता है, रो और स्तंभ दोनों में काम करेगा। कैसे करेगा कि आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ में दूसरी पंक्ति का कोई भी गुणक, जोड़ या अंतर आप उसका यूज़ कर सकते हो, मतलब उसको घटा सकते हो, जोड़ सकते हो दूसरी रो के किसी भी गुणक को। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर C एक अवयव दे रखा था, इसमें इन्होंने क्या करा कि R2 के प्लेस पर R2 - 2R1 करा है। तो R2 है नीचे वाली रो, इस वाली रो में इन्होंने 2R1 करा, पहली वाली रो का ट्वाइस माइनस कर रहे हैं। तो पहली रो के पहले अवयव को अगर आप ध्यान से देखो तो 1 है, 1 का दुगना करोगे तो 2, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा? 0। सेम ऊपर 2 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा? 4, और -1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -5। ठीक है ना। तो सेम इस तरीके से आप टोटल 6 रूल्स को या 6 ट्रांसफॉर्मेशंस को आप काम में ले सकते हो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ काम आएंगे वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी आप केवल इतना समझो कि टोटल ट्रांजेक्शन्स कितने होते हैं? 6।
आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा ये जान लेना चाहिए कि एक होता है व्युत्क्रमणीय अवयव। एक अवयव को हम व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। कब कब कहते हैं? जब उसका इन्वर्स संभव हो। इन्वर्स संभव होने का मतलब क्या है? आप लोगों एक बात पहले सोच के देखो, अगर ए इन्वर्स जो है आई के बराबर मान लेते हैं, मतलब क्या है कि एक ऐसा अवयव ए के लिए एक अवयव ऐसा रहेगा कि दोनों का गुणनफल क्या होगा? आई के बराबर, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक अवयव के बराबर होगा। आप लोगों को याद होगा कि भैया 5 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो वहाँ करते थे 1/5, यानी कि 5 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करते थे। तो 5 को 1/5 का व्युत्क्रम और 1/5 को 5 का व्युत्क्रम कहते थे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते थे। सेम यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करिए तो आई आ गया है, तो यानी कि प्रत्येक अवयव के लिए एक ऐसा अवयव जरूर होता है जब दोनों अवयव का गुणनफल एक तत्समक अवयव के बराबर हो। तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणीय अवयव। तो ए इनवर्स को ए का व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। ठीक है, जैसे अब इन्होंने एक उदाहरण दे रखा है। ये उदाहरण इन्होंने कैसे दिया है कि इन्होंने ए और बी दो अवयव दे रखे हैं, उन दोनों का गुणनफल ज्ञात करा और गुणनफल ज्ञात करने पर वो आई के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी का गुणनफल आई के बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि ए का व्युत्क्रम बी है और बी का व्युत्क्रम ए है। ठीक है ना। अब इसमें एक सबसे बड़ी खास बात क्या है कि कब ये व्युत्क्रम ए इंटू बी आई के बराबर बैठेगा। अगर ये बैठ रहा है तो इसके लिए एक मस्ट कंडीशन और भी है कि बी इंटू ए भी आई के बराबर हो। ठीक है ना। तो इन्होंने टिप्पणी में इस जगह ये लिख रखा है कि किसी आयताकार अवयव का व्युत्क्रम अवयव नहीं होता, मतलब किसी भी अवयव का आप ये नहीं कह सकते कि उसका व्युत्क्रम अवयव निकलेगा, क्योंकि ए इंटू बी इंटू ए के परिभाषित होने और समान होना उनके लिए एक अनिवार्य है कि यदि ए और बी ए बी इंटू बी ए अगर बराबर आ रहे हैं और दोनों आई के बराबर आ रहे हैं तो तभी हम ए और बी को एक दूसरे का व्युत्क्रम अवयव कह सकते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा है कि बी ए का व्युत्क्रम है तो ए बी का व्युत्क्रम होगा। ये तो मैं आपको ऊपर पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का व्युत्क्रम क्या होगा? ए। इसमें जो प्रमेय नंबर 3 है, इसमें इन्होंने बताया कि व्युत्क्रम अवयव की अद्वितीयता होती है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी अवयव का केवल एक ही व्युत्क्रम पॉसिबल होता है। ये नहीं कि राम ने निकाला तो उनने एक इन्वर्स ए का इन्वर्स ए इन्वर्स निकाल के दे दिया और श्याम ने निकाला तो ए का इन्वर्स उसने बी इन्वर्स लिख के निकाल के दे दिया, तो या उसने समथिंग कोई और मैट्रिक्स निकाल के दे दिया, तो ये संभव नहीं है। अगर राम निकाले चाहे श्याम निकाले, कोई भी कैलकुलेशन कर ले, दोनों का आंसर सेम ही निकल कर आएगा। उसके बाद में एक ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ये हम लोग इस पर क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि ए बी का इन्वर्स अगर आप फाइंड कर रहे हो तो वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होता है। ये इस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और ज़रूरत पड़ेगी इसको आपको आगे। अभी यहाँ नहीं, इस एक्सरसाइज में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे ज़रूर पड़ेगी। अब हमने जो पीछे अभी जो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े हैं, इनका क्या काम करना है? इनका यूज़ करना है हमको किसी भी अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए। इसको अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करने का एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर डेफिनेट है, हर जगह सेम रहेगा, हर क्वेश्चंस में वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो 2/2 का वर्ग अवयव हो या 3 कोटि का वर्ग अवयव हो या 4 कोटि का, किसी भी कोटि का हो, तो उस वर्ग अवयव का जो है व्युत्क्रम निकालने का तरीका सेम ही रहेगा। दरअसल क्या होता है, आप एक चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि अब देखो, मान लो x और ए बी समान कोटि के अवयव है और x ए बी के बराबर है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले का मतलब हम यूज़ करते हैं इन्वर्स ज्ञात करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लिखते हैं a इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, और जो ये पहले वाला a है
इसमें हम लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशंस देते हैं और इसे इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं कि ये तो आई बन जाए, ये वाला अवयव क्या बन जाए, आई, और जो ऑपरेशंस इस पे लगेंगे वो सेम ऑपरेशंस इस पर आई पर भी काम करेंगे, और ये ट्रांसफॉर्म होते होते बन जाएगा ए इनवर्स, और ए एज इट इज़ चलेगा, इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे हम लोग। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, जो रिलेशन में आपको भी डेफिनेशन में समझा रहा था व्युत्क्रम अवयव की, कि अगर ए इनवर्स जो है आई के बराबर है तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्या पता लगा लेते हैं कि ए इनवर्स जो है व्युत्क्रम अवयव है ए का, और ए व्युत्क्रम अवयव है ए इनवर्स का। ठीक है ना। तो इसको इस एग्जांपल की तरीके से और बेहतर समझ पाओगे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ए अवयव दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर 1 2 2 -1, इसको हमने ए इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं। यहाँ पर ए आ गया, ये आई आ गया, और ये ए एज इट इज़ रहेगा, इसको नहीं छेड़ेंगे। इसमें अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देना शुरू करेंगे। हम लोग एक एक एलिमेंट को पकड़ेंगे। सबसे पहले कॉलम वाइज चलेंगे हम लोग, और कॉलम का पहला एलिमेंट को ध्यान से देखो तो ये तो 1 लिखा हुआ है, तो इसे चेंज करने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन इसे जस्ट नीचे वाला एलिमेंट 2 लिखा हुआ है, इसे 0 बनाना ज़रूरी है। तो इसे 0 बनाने के लिए क्या चाहिए, ऊपर वाले का ट्वाइस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। R2 में से R2 के प्लेस पे क्या कर रहे हैं, R2 - 2R1। तो जब ऊपर 1 का ट्वाइस जाएगा तो यहाँ तो 0 बन जाएगा, और 2 का ट्वाइस आएगा तो -1 में होकर ये -5 आ जाएगा, और सेम ऑपरेशन इधर की तरफ काम करे आई वाले पर इस जगह। ठीक है। इसके बाद में ऊपर इस जगह आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पर 1 बनाना ज़रूरी था। यहाँ पर क्या था, -5, तो 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, -5 से डिवाइड करना है। अब -5 से डिवाइड करेंगे इस साइड भी, तो 2/5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। और इस 1 वाले प्लेस पर, इस वाले 1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, -1/5। हमने क्या करा है, R2 में क्या करा है, -1/5 R2 किया, तो उससे हमारे को क्या मिल गया है, 3 डिजिट सेम हो गई। अब ऊपर वाली जगह पर मुझे यहाँ पर इस वाले 2 की जगह 0 बनाना है बस खाली। तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले का ट्वाइस ऊपर माइनस कर दूंगा, कि R1 में माइनस करेंगे 2R2, तो उसको करने से क्या होगा, यहाँ तो इस जगह तो 0 बन गया, और सेम ऑपरेशन यहाँ पर लगने से ये फॉर्म तैयार हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया, अब ये इस फॉर्म में आ गया, I इज़ इक्वल टू A इनवर्स A। तो यानी कि ये वाला जो अवयव तैयार हुआ है यहाँ पर, ये ए का इन्वर्स है, तो ये हमने इसको लिख देंगे ए इन्वर्स। ठीक है। ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक 3/3 का एक वर्ग अवयव ले रहे हैं, कोटि 3 का अवयव ले रहे हैं। स्टार्टिंग वही करेंगे, ए इज़ इक्वल टू आई ए लिखा जाएगा। ए इज़ इक्वल टू आई ए लिखने के बाद में ये जो है ए लिखा गया है, ये आई लिखा गया है, इस ए को केवल साथ लेकर चलेंगे। इस वाले ए पर कोई भी फ़र्क नहीं है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सब जगह ये ए ही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं। तो अब सबसे पहले क्या था कि यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 से काम चलना नहीं है, आपको 1 चाहिए। तो इसमें R2 और R1 को एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया है। R1 को R2 से रिप्लेस करने से क्या होगा कि 1 2 3 ऊपर लाइन चली जाएगी, और 0 1 2 नीचे आ गई। सेम ये आई पर ऑपरेशन प्रोसीड कराया है यहाँ पर बराबर में। और इसके बाद में अब हमने क्या काम करना है, पहले कॉलम को मैंने बताया था कि कॉलम वाइज चलेंगे, थर्ड एलिमेंट को 0 करेंगे। तो 3 को 0 करने के लिए थ्राइस ऑफ R1 जो है R3 में से माइनस कर दी, तो ये दोनों एलिमेंट 0 तैयार हो गए, और ये दोनों उसी के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जैसे कि 2 का थ्राइस करेंगे तो कितना आएगा, 6, 1 में से 6 जाएगा तो -5, और सेम चेंजेस इधर बराबर वाले मैट्रिक्स आई वाले में भी आएंगे। ठीक है। उसके बाद में दूसरे कॉलम से स्टार्ट करें, सबसे ऊपर 2 है, तो इसमें R1 में से 2 कर दिया, तो यहाँ पर 0 तैयार हो गया। बीच में 1 ऑलरेडी है ही, -5 और -8 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम ऑपरेशन इधर आई में भी इम्प्लीमेंट करा है, और वो चेंजेस उसी हिसाब से ही आ जाएंगे एलिमेंट्स के।
उसके बाद में या -5 को ज़ीरो बनाना है, तो -5 को ज़ीरो बनाने के लिए इन्होंने किया है R3 + 5R2। इसका कोई रूल नहीं होता, जो चीज़ आपको दिखाई दे बस आपको ये चीज़ मोटो आप देखना है कि आपका क्या मोटो रहेगा। आपका मोटो यही स्टार्टिंग से करना है कि पहले कॉलम को लेके चलो, पहले कॉलम में पहला एलिमेंट 1 बनना चाहिए, बाकी दोनों 0। फिर उसके बाद में दूसरे कॉलम में स्टार्ट करो कि बीच वाला एलिमेंट तो 1 रहना चाहिए और बाकी ऊपर और नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो 0 बनने चाहिए। तो सेम इन्होंने यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑपरेशन में इसको 0 बना चुके हैं। अब तीसरे वाले में नीचे से स्टार्ट कर दिया इन्होंने, 2 को पहले 1 बना लेना चाहिए, तो 2 को 1 बनाने के लिए क्या करा, इन्होंने 1/2 से इसमें डिवाइड कर दिया। इधर देखो, इधर यहाँ भी सेम 1/2 से डिवाइड होने के बाद में ये चीज़ मिल गई है। अब आपने क्या काम चाहिए, ऊपर -1 है, इसको ख़त्म करना है। तो हमने क्या करा, इसमें R1 में R3 ऐड कर दिया, तो पहले 2 कॉलम में तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, तीसरे वाले में वहाँ अपने आप 0 मिल जाएगा, लेकिन इधर वाले में चेंजेस उसी के हिसाब से आ जाएंगे कि R1 में R3 ऐड करके R1 के प्लेस पे लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो दूसरी जगह पर 2 बच रहा था ए तेईस पर, तो इसे 0 बना दिया हमने R2 - 2R3 करके, नीचे वाले का ट्वाइस ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहले 2 कॉलम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तीसरे वाले का 2 0 हो जाएगा। और ये जो आपको आव्यूह तैयार हुआ है, ये आव्यूह इसका इन्वर्स हो जाएगा ए का, तो ये ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। इन्होंने एक और मेथड से, ये सारे में आप लोग ध्यान से देखो, जब रो के ऑपरेशंस लगाएं तो सारे रोज़ के ही ऑपरेशन काम कर रहे हैं, और नीचे वाले में जब सारे कॉलम के ऑपरेशन आए हैं तो सारे कॉलम के ही ऑपरेशन लगा रखे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप रो वाइज ऑपरेशंस ऑपरेट करोगे तो वे रो वाइज ही चलेंगे, और जो कॉलम के लगाओगे वो सारे एलिमेंट ऑपरेशंस कॉलम के ही काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा लिया है एग्जाम्पल में कि भाई इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो इसमें क्या इफ़ेक्ट आया है कि इन्होंने एक पी एलिमेंट ले रखा है, मैट्रिक्स आई पी = IP करके लिया, ऑपरेशंस करने स्टार्ट किए, पहली जगह तो 0 बन गया, लेकिन क्या हुआ कि ये इधर भी 0 बन गया। अब ये बनना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने क्या बता दिया कि बाएं पक्ष के आव्यूह की द्वितीय पंक्ति के सभी आव्यूह शून्य हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पी इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। जब भी किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो आप उसका इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में इन्होंने ये एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, और जिसको भी कोई भी इशू हो वो मुझे बता देना। हम लोग इसके अभी विविध एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप इस एक्सरसाइज को अपने आप ही परफेक्शन की तरफ ले जा सकते हो, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के मेरे हिसाब से क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप उसको जो है मुझे डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग ज़रूर इस पर देखेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स वाला, और उसके बाद देखेंगे आगे और क्या करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।